उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिजनौर। इसी बिजनौर में एक जगह है नजीबाबाद। यहाँ पर एक बिजनेसमैन कारोबारी जिनका नाम राजेश अग्रवाल था, उम्र करीब 55 साल। वह अपनी पत्नी बबली उर्फ बबीता के साथ रहते थे। राजेश अग्रवाल की दूसरी शादी थी, बबीता की पहली, लेकिन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। दोनों बिन संतान के थे और ठीक ठाक इनकी अपनी जिंदगी चल रही थी। कारोबार भी अच्छा था, पैसे भी थे, जायदाद भी थी, तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इसी बीच में 28 फरवरी को राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी अचानक गायब हो जाते हैं। अब दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। जिस जगह पर ये बिजनौर में रहते थे, आसपास के लोगों को लगा कि कहीं मियां बीवी घूमने गए होंगे। औलाद तो थी नहीं, रिश्तेदार आसपास में कोई रहता नहीं था। कुछ दिन बीते, किसी ने खबर भी नहीं ली। इस दौरान बबीता का एक भाई जिनका नाम मनोज राणा था, वह गाजियाबाद में रहते थे। मनोज राणा ने अपनी बहन को फोन करना अक्सर रूटीन में शामिल था, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन तक फोन नहीं उठाया। मनोज राणा को बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि अब तक इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी बहन से बात ना हो। मनोज राणा को कुछ शक हुआ। जब फोन नहीं उठाया तो वह परेशान होकर बिजनौर पहुंचे। बिजनौर गए तो देखा घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कई दिन से गायब हैं। मनोज राणा ने देखा कि दोनों के मोबाइल फोन हैं, वह भी अब बंद हैं। थक हारकर बिजनौर में तमाम लोगों से पूछताछ के बाद मनोज राणा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस के पास जाकर अपनी बहन और जीजा जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है और फिर सोचती है कि दोनों 55 साल और 50 साल के दो लोग तो कहीं गए होंगे, बताया नहीं होगा, घूमने निकल गए होंगे। तो पुलिस बहुत सीरियसली उस केस को उस वक्त तक नहीं लिया। पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पर शक है, कोई दुश्मनी है? मनोज राणा ने कहा कि कभी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं, ना किसी के साथ कोई ऐसी बात रंजिश की पता चली है। तो पुलिस ने पूछा कोई और ऐसा शख्स जो इन दोनों के करीब हो? आप तो गाजियाबाद रहते हैं। मनोज राणा ने कहा, मैंने अक्सर अपनी बहन से एक नाम सुना है और उसका नाम है रोमा। उसकी मेरी बहन के साथ अच्छी दोस्ती है, तो मुझे लगता है वह काफी कुछ जानती है। पुलिस ने रोमा का एड्रेस पूछा, नंबर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम रोमा के पास पहुंची। रोमा से पूछा कि बबली से आखिरी बार कब मिली या बात हुई। रोमा ने कहा, पिछले 3-4 दिन हो गए और उसका कोई फोन नहीं आया है। मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है, यह तो मुझे भी नहीं मालूम वह कहाँ है। बबली का अपना एक ब्यूटी पार्लर भी था, पति बिजनेसमैन थे। अब पुलिस छानबीन कर ही रही थी, तभी राजेश अग्रवाल के घर वालों तक पुलिस पहुंची कि भैया आपके यहाँ कुछ खबर है कि आपका बेटा कहाँ गया? तो राजेश अग्रवाल के घर वालों ने बताया कि नहीं, कोई खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, 2-3 दिन पहले एक फोन आया था और राजेश अग्रवाल ने फोन करके यह कहा था कि वह नैनीताल घूमने आए हैं, बल्कि हल्द्वानी घूमने आए हैं और उनका मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए किसी और के मोबाइल से फोन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खैरियत बताने के लिए, ताकि आप लोग परेशान ना हों। अब पुलिस को लगा कि चलो कम से कम फोन आया कि यह लोग हल्द्वानी में हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है, पति पत्नी दोनों का। अब भी पुलिस मुश्किल में थी कि मसला क्या है। आज के दौर में कोई शख्स लंबे समय तक बिना मोबाइल के नहीं रहता और दोनों पति पत्नी का दोनों का एक साथ मोबाइल बंद होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटका कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। पुलिस फिर भी ढूंढती रही, इंतजार करती रही। वक्त बीतता गया। इस दौरान में फिर मनोज राणा भी लगातार पुलिस के पास आए। इधर रोमा को भी पता चला उसकी दोस्त गायब है। अब रोमा और मनोज राणा सब मिलकर ढूंढ रहे थे राजेश अग्रवाल और बबली को। जब यह पता चला कि आखिरी बार राजेश अग्रवाल ने हल्द्वानी से फोन किया था कि मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, घूमने आया हूँ, तो रोमा और मनोज राणा पुलिस की एक टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी गए, हल्द्वानी में तमाम जगह ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला। अब इस दौरान फिर पुलिस ने कहा कि क्या करें, इन दोनों के मोबाइल तो बंद हैं, थोड़ा सा लोकेशन ट्रैक करते हैं, कब कहां थे गायब होने के वक्त। 28 फरवरी से इनका लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि उनके मोबाइल कभी हल्द्वानी में थे, कभी नैनीताल में, कभी नजीबाबाद में और कभी हरिद्वार में। तो ये घूम रहे थे।
पुलिस को लगा कि शायद घूमने गए हैं, लेकिन बिना घर वालों रिश्तेदारों को बताए घूम रहे हैं, बात नहीं कर रहे मोबाइल पर। कुछ तो गड़बड़ है। हर तरफ से पुलिस ने कोशिश कर ली, कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली, ना दोनों का सुराग मिला। दिन बीतते जा रहे थे। तभी इन दोनों को ढूंढने वाली पुलिस टीम में से एक पुलिस वाले के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा कि राजेश अग्रवाल के रिश्तेदारों को एक फोन किया गया था और उन्होंने डेट बताया 2 मार्च को और यह कहा था कि हम हल्द्वानी घूमने आए हैं, हम ठीक हैं। तो पूछा गया कि जिस नंबर से फोन आया था वह नंबर तो होगा। इत्तेफाक से वह नंबर मिल गया। अब पुलिस ने कहा कि इस नंबर को ढूंढते हैं कि आखिर राजेश अग्रवाल का फोन खराब था तो किस शख्स से यह नंबर लेकर बात की, कहां पर था, किस हाल में था। पुलिस की टीम दोबारा हल्द्वानी पहुंचती है। उस नंबर को ट्रैक करते हुए उस नंबर के मालिक तक पहुंचती है। एक महिला थी जिसके नाम पर नंबर था। उस महिला से पूछा गया कि इस नंबर से आपने कॉल किया? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया था। एक शख्स मेरे पास आया था, उसने कहा मेरा मोबाइल खराब हो गया है, उसने मुझसे मदद मांगी, उसने कहा मुझे कॉल करना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो मैंने यह मोबाइल दे दिया और उस शख्स ने इससे कॉल किया था। टाइम डेट उसने सब बताया जो कॉल रिकॉर्ड पर था। पुलिस ने पूछा कि उसका हुलिया क्या था। तस्वीर दिखाई राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी की। महिला ने कहा कि नहीं, इन दोनों में से किसी ने मेरा मोबाइल यूज नहीं किया था। तो पुलिस ने कहा फिर किसने किया था? उसने कहा जिस शख्स ने मुझसे मोबाइल मांगा था वो एक नौजवान लड़का था और यह उम्र दराज है। तो पुलिस ने हुलिया पूछा। उसने कहा एक ठीक ठाक उम्र, ज्यादा नहीं, 20 से 22 साल का लड़का होगा, उसने मुझसे फोन लेकर बात किया था। अब पुलिस यहां उलझ गई कि राजेश अग्रवाल ने घर पर तो यह कहा कि वह हल्द्वानी घूमने आया है, मोबाइल खराब हो गया है और किसी से फोन पर लेकर बात कर रहा है। यहां जिसका फोन इस्तेमाल हुआ वह महिला कह रही है कि फोन करने वाला यह दोनों है ही नहीं, वो कोई लड़का है। अब वह लड़का कौन हो सकता है? इधर मनोज राणा और रोमा लगातार तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान में अगले 1-2 दिन के बाद पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है कि हरिद्वार में एक बस स्टैंड के पास राजेश अग्रवाल की स्कूटी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। राजेश अग्रवाल के पास एक स्कूटी थी, वह रहते थे नजीबाबाद में, लेकिन उनकी स्कूटी मिल रही है हरिद्वार के बस स्टैंड पर। अब वह बस स्टैंड पर कई दिन से खड़ी हुई थी। किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पता किया तो पता चला कि यह नजीबाबाद के राजेश अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। फौरन नजीबाबाद की पुलिस पहुंचती है, उस स्कूटी को अपनी कस्टडी में लेती है और पता लगाती है कि स्कूटी यहां पार्क कैसे हुई। पुलिस उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी। पहली बार कामयाबी मिलती है जब एक नौजवान को हरिद्वार के बस स्टैंड पर स्कूटी पार्क करता हुआ देखा गया। जब पुलिस ने उसके चेहरे को जूम करके देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उस नौजवान को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई कि क्या उसने स्कूटी हरिद्वार के बस स्टैंड पर पार्क की थी। पहले तो लड़का आनाकानी करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पूरी कहानी बताई। जैसे ही उसने कहानी सुनाई, पुलिस ने तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का नाम रोमा था और दूसरे का नाम मुकेश। तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी कहानी सामने आई। राजेश अग्रवाल ने बबीता से शादी की थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उधर रोमा ने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसके पति की मौत हो गई थी। रोमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा तुषार और एक बेटी। वे राजेश अग्रवाल के पास ही रहते थे। राजेश और रोमा के बीच गहरी दोस्ती थी और चूंकि राजेश की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए रोमा के बच्चे तुषार और उसकी बहन उन्हें अपने पिता और मां की तरह मानते थे। वे राजेश को पापा और बबली को मम्मी कहकर पुकारते थे। यहां तक कि उनके आधार कार्ड और कॉलेज सर्टिफिकेट पर भी बाप की जगह राजेश का नाम था। एक समय ऐसा था जब राजेश और रोमा शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि उनकी शादी नहीं हो पाई। फिर राजेश ने रोमा से शादी करने से मना कर दिया। हालांकि राजेश का अपनी पत्नी के साथ अच्छा संबंध था और वे रोमा के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब राजेश ने रोमा से शादी नहीं की तो रोमा को लगा कि सारी जायदाद उन्हें मिलेगी।
लेकिन राजेश ने साफ साफ कह दिया कि वे बबली को छोड़कर रोमा से शादी नहीं कर सकते। इसी दौरान रोमा की जिंदगी में एक और नौजवान मुकेश आया, जिससे रोमा को प्यार हो गया। जब मुकेश रोमा की जिंदगी में आता है तो पता चलता है कि राजेश अग्रवाल के साथ उसका पुराना प्यार रहा है। दोनों दोस्त शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुकेश को लगता है कि राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी के पास बहुत पैसा और जायदाद है, लेकिन उनके पास कोई वारिस नहीं है। मुकेश यह सोचता है कि अगर राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी जायदाद और पैसा उसके, रोमा के और उसके बच्चों के हो जाएंगे। रोमा पहले से ही नाराज थी क्योंकि राजेश ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। तुषार, जो कि रोमा का बेटा था, भी नाराज था कि उसकी मां से शादी नहीं की गई और उसे जायदाद से वंचित रखा जा रहा था। इस तरह तीनों का मकसद एक हो गया। फिर तीनों ने फैसला किया कि राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए। 28 फरवरी को रोमा तुषार को लेकर राजेश अग्रवाल के पास जाती है। वे राजेश के घर पहुंचते हैं और वहां कॉफी पीते हैं। तुषार अपने साथ एक हथौड़ा लाया था और वह राजेश के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वे लाश को वहीं छोड़कर अपने घर निकल जाते हैं। रोमा के घर पहुंचने के बाद वे बबली को फोन करते हैं, जो अपनी ब्यूटी पार्लर में थी। वे उसे कहते हैं कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह घर आ जाए। जब बबली घर आती है तो वे उसे भी राजेश की तरह मार देते हैं। इसके बाद रोमा अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खुदवाती है और बबली को उसमें दफना देती है। रात का इंतजार करने के बाद मुकेश, तुषार और रोमा तीनों राजेश अग्रवाल के घर पहुंचते हैं। वे उसकी लाश को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। वहां पहले से खुदे हुए एक दूसरे गड्ढे में राजेश की लाश को दफनाते हैं और फिर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसके बाद तुषार दोनों का मोबाइल लेकर अलग अलग जगहों पर जाता है ताकि किसी को शक न हो। उसे मालूम था कि मोबाइल जहां जहां जाएगा, पुलिस वहां का लोकेशन ट्रैक करेगी। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की जागरूकता के कारण आजकल ये चीजें लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। वह मोबाइल लेकर अलग अलग शहरों में घूमता रहा और अंत में उसे यूपी के मुरादनगर की एक ट्रेन में छोड़ दिया। एक अन्य मोबाइल को नैनीताल में छोड़ दिया। मुरादनगर की ट्रेन में मोबाइल था और ट्रेन चलते ही मोबाइल का लोकेशन बदलता रहा। इसलिए पुलिस ने कुछ दिनों तक मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया और पाया कि लोकेशन अलग अलग जगहों पर दिख रहा था। इसी तरह तुषार भी हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार और नैनीताल तक मोबाइल लेकर घूमता रहा और अंत में उसे डंप कर दिया। पुलिस जिन दो लोगों को जिंदा ढूंढ रही थी, उनका मोबाइल दरअसल एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहा था, जबकि वे दोनों पहले ही मर चुके थे। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से उन दोनों के मोबाइल ट्रेवल कर रहे थे और इसी से पुलिस उलझ गई थी। लेकिन तुषार ने 2 गलतियां की। पहली, हल्द्वानी में एक लेडी से मोबाइल लेकर राजेश अग्रवाल बनकर उसके घर वालों को फोन करना और यह भूल जाना कि जिस नंबर पर फोन किया था वो नंबर पुलिस तक पहुंच जाएगा। दूसरी गलती, हरिद्वार के बस स्टैंड पर स्कूटी को ले जाकर पार्क करना, यह अनदेखी करते हुए कि वहां सीसीटीवी लगा हुआ है। लेडी ने पुलिस को बताया कि एक नौजवान लड़के ने उससे फोन मांगा था और सीसीटीवी फुटेज में भी स्कूटी पार्क करने वाला वही लड़का दिखा। इसके बाद तुषार का चेहरा सामने आया। तुषार, रोमा और मुकेश, रोमा का प्रेमी, पुलिस के कब्जे में आ गए और उन पर डबल मर्डर के चार्जेस लगाए गए। पुलिस ने रोमा की बेटी से पूछताछ की, जिसने बताया कि 28 फरवरी के बाद वह उसी घर में थी और 1 और 2 मार्च की रात उसने अपने घर के अंदर से चीखने की आवाजें सुनी थी। पुलिस इस बात को लेकर दुविधा में थी कि क्या गड्ढे के अंदर से चीखने की आवाज बाहर तक आ सकती है, क्योंकि दोनों को दफनाया गया था। बाद में रोमा ने अपनी बेटी को अपने मायके भेज दिया था ताकि राज खुल न जाए। अंततः लालच और प्रॉपर्टी के पैसों की वजह से मां, बेटे जेल पहुंचे। रोमा का प्रेमी भी उनके साथ सलाखों के पीछे पहुंच गया। राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी की मौत हो गई और इस कहानी का अंत दुखद रहा।